3 क्लास का नोट्स मिल जाएगा? नोट्स तो हम आज डाले ना, आज देखो ग्रुप में नोट्स डाले हैं, वो प्रीवियस क्लासेस का ही है, कल तक जो हम क्लास में पढ़ाए थे कल तक का नोट्स है वो। अच्छा सर। और इसका वीडियो क्या चलेगा आज? किस विषय का चलेगा क्लास? और इसका वीडियो मिलेगा सर? हाँ यूट्यूब वीडियो तो वो ग्रुप में तो डाल रहे हैं सारा सर। ठीक है सर। राजकिशोर सर तो सारा ग्रुप में डाल रहे हैं यूट्यूब वीडियो। तो अब इसमें कौन कौन किसका आज फर्स्ट क्लास है? मेरा है सर। अच्छा, क्यों पहले पता नहीं चला था क्या क्लास हो रहा है? नहीं सर, पता था पर अभी घर पर थे तो टाइम नहीं मिल रहा था इस टाइम में। अच्छा। आज आए हैं, थोड़ा सा टाइम है। चलो ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया। क्या सर क्लास स्टार्ट? कल जो टॉपिक हम लिए थे, कल के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ ना आया हो? कल का टॉपिक पूरा समझ में आ गया था? 5 मिनट ऐसे करा दीजिए ना सर, कल ही वाला। तो कल ही वाला करवाते थे, स्क्रीन से करवा देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा जो एफसीसी सबका हम सही से नहीं दिखाया था। हाँ तो थोड़ा सा करा दीजिए सर, उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए कल, थोड़ा शॉर्टकट में। चलो ठीक है, हम स्क्रीन से ही बता देते हैं। ओके सर। तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो देखो, कल हम यूनिट सेल के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो ये 7 तरह का यूनिट सेल होता है: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, सारा का अपना ज्योमेट्री है। हम लोग क्यूबिक के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे, बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्यूबिक में देखो 3 तरह का होता है। एक सिंपल क्यूबिक इसको बोलते हैं, ठीक है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा फेस सेंटर्ड। तो सिंपल क्यूबिक है, उसमें क्या होता है, केवल कॉर्नर्स पे एटम होता है। देखो, केवल जो 8 कॉर्नर्स होता है क्यूब का, उस कॉर्नर्स पे एटम होगा। और उसके बाद जो बॉडी सेंटर्ड है, उसका कॉर्नर्स पे तो होगा ही, साथ ही सेंटर पे भी एक उसका एटम होता है। और फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि सारे जो फेसेस है, किसका आवाज कर रहा है, सब म्यूट कर लो। फिर ये जो फेस सेंटर्ड है, इसमें कॉर्नर्स पे ही होगा ही, लेकिन 6 जो फेस होता है क्यूब का, उसके सेंटर पे भी होगा। ये एक फेस हो गया, ऊपर वाला फेस हो गया, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला, फ्रंट और बैक, सारे में एक एक होगा। ठीक है, और हम समझाए थे कि जो कॉर्नर एटम होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, एक क्यूब हो गया, सेकेंड यूनिट सेल, इसके पीछे थर्ड है, इसके पीछे चौथा है, इसके ऊपर उसी तरह 4 है, तो टोटल 8 यूनिट सेल है। और ये वाला एटम देखो, ये वाला एटम इसके साथ भी शेयर है, बगल राइट वाले के साथ, इसके बैक में जो है, इसके बैक में है, फिर ऊपर में जो 4 है उसके साथ शेयर किया हुआ है। तो जितना भी कॉर्नर जो एटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए एक यूनिट सेल में इस एटम का 1/8 पार्ट आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/8 एटम होता है 8 कॉर्नर्स पे,
और टोटल 8 एटम है हमारे पास कॉर्नर में, तो टोटल कितना एटम हो जाएगा एक यूनिट सेल में? 1 एटम, ठीक है, 1/8 × 8। लेकिन बीसीसी में क्या होगा, 1/8 × 8 तो होगा ही, लेकिन एक जो एटम है वो उसके सेंटर पे है, तो इसलिए इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसमें क्या है, 8 कॉर्नर्स को मिला के एक एटम हो रहा है, और जो फेस में है वो इसके ऊपर वाले के साथ भी शेयर होगा, इसलिए हाफ एटम जो है वो 6 फेसेस में, टोटल 3 हो गया। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, ठीक है, तो 4 एटम पर यूनिट सेल। अब उसके बाद हम दिखाए थे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो ये सिंपल क्यूबिक है, ये देखो एक एटम है, इसमें 8 यूनिट सेल है, 1 2 3 4, फिर ऊपर उसी तरह 4 है। ये वाला जो एटम है, इसके नजदीक इससे कौन कौन सा एटम, कितना एटम टच कर रहा है, वो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो एटम है, ये वाला एटम मान लो, इस एटम के ऊपर ये वाला एटम इसको टच करेगा, ये 4 नंबर एटम टच करेगा, 3 नंबर टच करेगा, 2 नंबर टच करेगा, 6 और 5। तो इस तरह से टोटल 6 एटम जो है वो इसको टच कर रहा है, इसलिए इसका सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। अब ये वाला देखो बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में ये सेंटर वाले एटम को लिख लो। सेंटर वाला जो एटम है वो सारे कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, इस कॉर्नर एटम को भी टच कर रहा है, इसको भी, इसी तरह जितना भी कॉर्नर एटम्स है उस सब को टच कर रहा है। तो कितना कॉर्नर एटम्स है? 8 कॉर्नर एटम्स है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, क्योंकि एक एटम जो है वो 8 एटम्स को टच कर रहा है। उसी तरह ये वाला देखो, ये एफसीसी का है। अब देखो इसमें ये टॉप फेस हो गया, इस पे ये वाला जो है वो फेस एटम हो गया। अब इस एटम को एज्यूम करो, तो ये वाला एटम जो है वो इसको टच कर रहा है, यहाँ पे फिगर में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इसको टच करता हुआ रहता है। एक एटम इसको टच कर रहा है, 2 एटम, 3 और 4, यानी अगर टॉप फेस को हम देख रहे हैं, तो टॉप फेस का जो सेंटर एटम है वो सारे कॉर्नर एटम्स को टच कर रहा है, तो 4 कॉर्नर एटम्स हो गया। अब उसके बाद देखो ये वाला जो है वो साइड वाले फेस को भी टच कर रहा है, इस एटम को जो बैक साइड में है। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में इसको भी टच कर रहा है, ये वाला देखो इसको भी टच कर रहा है, 3 हो गया। और ये वाला जो है वो एक मेरा टॉप 1 2 3 और एक ये वाला देखो 4, तो टोटल 4 एटम्स को ये टच कर रहा है नीचे में, अंदर में। उसी तरह उसके ऊपर जो एक सेल होगा यूनिट सेल, उसका भी 4 एटम को ये टच करेगा। तो टोटल ये 4 + 4 + 4 टोटल 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी कि एक एटम इसमें जो है वो 12 एटम्स को टच करता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हम लोग पहला जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो था स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। अब दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स का होता है वो होता है डेंसिटी, ठीक है। और तीसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लाइक उसका लस्टर हो गया, फिर उसका और अदर प्रॉपर्टीज हो गया, लेकिन हम लोग को ये सिलेबस में जो है ये 3 ही दिया हुआ, स्ट्रक्चर के बारे में, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो हम लोग अब पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हो चुका है हम लोग का, अब हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में, ये क्या होता है। तो डेंसिटी किसको बोलते हैं? कोई भी मटेरियल का डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी मटेरियल का, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अब ये क्यों टर्म डिफाइन किया गया है, इसका इंपॉर्टेंस समझो। मास तो हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम भी जानते हैं, लेकिन ये टर्म डिफाइन करने का पर्पस क्या है? क्योंकि ये जो टर्म है किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर एक आयरन ब्लॉक मान लो,
एक आयरन का ब्लॉक ले लो, ठीक है। हम अगर एक इतना छोटा आयरन का ब्लॉक लेते हैं या फिर एक इतना बड़ा आयरन का ब्लॉक लेंगे, इस दोनों आयरन के ब्लॉक का जो डेंसिटी होगा वो हमारा सेम होगा। इसका भी डेंसिटी सेम होगा, इसका भी डेंसिटी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो आयरन ब्लॉक है इसका मास कम है बट इसका वॉल्यूम भी कम है। तो अगर मास कम है और वॉल्यूम कम है तो इसका जो रेशियो आएगा, और इस केस में इसका मास ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये भी तो बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये वाला घट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो यानी कि ये एक तरह से कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसलिए ये जो टर्म है इसका अपना इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। मास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वॉल्यूम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डेंसिटी हमारी एक प्रॉपर्टी हो जाता है। और प्रॉपर्टी का फायदा क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसका साउंड आ रहा है, म्यूट करो। ये जो डेंसिटी है वो एक प्रॉपर्टी है। तो इसका यूज क्या हो गया कि अगर कहीं पे कंडीशन चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो, कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर मटेरियल का साइज चेंज हो रहा है तो हमको उसका साइज से कोई फर्क नहीं, डेंसिटी उसका सेम रहेगा। जैसे कि आयरन का डेंसिटी जो होता है वो 7890 होता है, ठीक है। इसका यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये जो एसआई यूनिट हो गया डेंसिटी का वो केजी पर मीटर क्यूब हो गया, या फिर अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन ब्लॉक का डेंसिटी कितना होता है? 7890 केजी पर मीटर क्यूब। अब चाहे आयरन ब्लॉक इतना छोटा हो चाहे आयरन ब्लॉक इतना बड़ा हो, इसका डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। तो हम कुछ मटेरियल्स का डेंसिटी बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ मटेरियल्स है जिसका डेंसिटी कितना होता है वो तुम लोग नोट कर दो। आयरन का डेंसिटी 7890 केजी पर मीटर क्यूब। कॉपर 8900, सारा केजी पर मीटर क्यूब में होगा। एल्यूमिनियम 2900 होता है। गोल्ड का 19300 होता है, सारा केजी पर मीटर क्यूब में है। Hg मरकरी, मरकरी का जो होता है 13600 होता है। टंगस्टन का 19600। ऑस्मियम 22600। ऑस्मियम जो है वो सबसे हैवी मेटल होता है, इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम सेम रखते हैं, एक आयरन का ब्लॉक ले लो, सेम साइज का कॉपर का ब्लॉक ले लो, एल्यूमिनियम का ब्लॉक ले लो, इसी तरह सारे का अगर हम वॉल्यूम सेम रखते हैं तो मास किसका सबसे ज्यादा होगा? ऑस्मियम का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर ये वाला हम सेम रखते हैं तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा जिसका उसका डेंसिटी भी उतना ज्यादा होगा। तो ये जो है कुछ सॉलिड मटेरियल्स हो गया, ये सॉलिड आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, Hg मरकरी, टंगस्टन, ऑस्मियम। अब कुछ लिक्विड्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो Hg है ये लिक्विड ही होगा क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये भी लिक्विड के अंदर आएगा। अब लिक्विड में वाटर का डेंसिटी 1000, सी वाटर का 1024, केरोसिन का 820 होता है, डीजल का 850 और पेट्रोल का 720 होता है।
ठीक है, तो ये कुछ लिक्विड्स हो गया जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, और अब कुछ गैसेस के बारे में देख लेते हैं। एयर 1.23, ये भी केजी पर मीटर क्यूब में होगा। ऑक्सीजन 1.43, नाइट्रोजन 1.25। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि किसका डेंसिटी कितना होता है। इसको नोट कर लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, अभी ज्वाइन किए हैं सर। देखो, हम Yes, लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो ओके। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, Yes, sir. कोई भी मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? तो ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। किसी भी मटेरियल का मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया उसका डेंसिटी। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी मटेरियल का मास कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है। अगर एक ही आयरन ब्लॉक हम लेते हैं तो हो सकता है इसका मास चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, लेकिन डेंसिटी इसका चेंज नहीं होगा। डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम एक छोटा सा ब्लॉक लें चाहे एक बड़ा सा ब्लॉक लें। इसका मास Yes, कुछ और होगा, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, इसका भी मास कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और होगा, लेकिन इसका जो डेंसिटी होगा, अगर ये सेम मटेरियल का है, दोनों आयरन का ही बना हुआ है, तो इसका Yes, जो sir. डेंसिटी होगा और इसका डेंसिटी दोनों सेम होगा। ठीक है, इसलिए इस प्रॉपर्टी वही चीज होता है जो हमारा रिलेशन प्रोवाइड करे। मास और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन ये प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोले। और ये एक मटेरियल के लिए फिक्स हो गया, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है। आयरन का डेंसिटी 7890 होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मरकरी, टंगस्टन, ऑस्मियम। फिर कुछ लिक्विड्स है उसका डेंसिटी दिया हुआ है, कुछ गैसेस है उसका डेंसिटी है। यहाँ पे देखो सी वाटर का जो डेंसिटी है Yes, sir. सी वाटर से ज्यादा होता है, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है? बहुत सारा मेरा डिजॉल्व साल्ट सब होता है। ठीक है, ट्यूब वाटर मतलब ठंडा अथी जमा हुआ रहता है जो? नहीं देखो उसमें बहुत सारा सी वाटर में जो होता है इम्प्योरिटीज बहुत होता है। इम्प्योरिटीज लाइक डिजॉल्व्ड साल्ट, उसमें साल्ट Yes, मिला हुआ sir. रहता है। देखो सी वाटर खारा पानी। नमकीन होता होगा, Yes, sir. खारा खारा पानी। पानी। तो वो Yes, सब sir. जो डिजॉल्व्ड साल्ट होता है या डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज कुछ हो गया, उसके कारण से इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। Okay. ठीक है, नोट हो गया। Yes, sir. चलो थर्ड हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? ये टेम्परेचर होता है एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक है, कोई भी मटेरियल का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब कि अगर हम उस मटेरियल को धीरे धीरे हीट करना चालू करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये वो टेम्परेचर, और जब मेल्टिंग पॉइंट का जो पॉइंट होगा वहां पे लिक्विड और सॉलिड ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि आइस होता है, आइस 0 डिग्री पे और वाटर, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री पे हमारा आइस और वाटर तुमको दोनों मिलेगा। ठीक है, 0 डिग्री पे आइस भी मिल जाएगा और 0 डिग्री पे वाटर भी मिल जाएगा। तो यानी मेल्टिंग पॉइंट जो हो गया, इस टेम्परेचर पे मेरा सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करता है एक साथ, मतलब एक साथ वो दोनों रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो। ये नोट कर रही चीज। सर मिटा दिए। हाँ लिख दे लिख दे।
देखो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल उसका मेल्टिंग पॉइंट लिख दे रहे हैं। देखो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये -38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर मरकरी को मेल्ट करना हो, हम पहले बोल चुके हैं हम लोग का रूम टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 20 to 30 डिग्री मान लो, जो अभी यहाँ का टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे मरकरी क्या होगा, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट मतलब सर, माइनस क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड होगा, अगर कोई मटेरियल सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जहां मेल्ट कर जाएगा। जैसे आइस होता है ना, आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर द्रव्यमान जाता होता है है ना सर, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। हो सकता है हिंदी, अब देखो 6-7-8 साल से अरे पढ़े उसी नहीं। का हिंदी है। हाँ तो वही ना बोल रहे हैं। सर ठीक है, हिंदी हिंदी लैंग्वेज क्या भी है, इंग्लिश क्या यूज कीजिएगा। हाँ द्रव्यमान सर ठीक है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो -38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि अगर रूम टेम्परेचर पे अभी अगर मरकरी को हम लोग रख देंगे तो वो लिक्विड में होगा। ठीक है, अगर उसको हमको सॉलिड बनाना है तो -38 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना पड़ेगा, तब वो वहां पे सॉलिड बनेगा। ठीक है, पोटेशियम का होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम का 98 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो हम सीक्वेंस में लिखवा दे रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, सोल्डर 180 डिग्री, एलॉय होता है। सोल्डर जो होता है वो टिन और लेड का एलॉय होता है। हम लोग बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टिन का 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिस्मथ का 272 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लीड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक का 420 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटीमनी 630 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये सब हम इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। ये सब का किसी भी मटेरियल का तुमको मेल्टिंग पॉइंट पूछ देगा, या फिर चार कोई मटेरियल दे देगा, बोल देगा कि इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट। सर बिस्मिथ और टिन का बराबर होता है मेल्टिंग पॉइंट। बिस्मिथ और टिन का हाँ तो बराबर नहीं होता है, कुछ वेरिएशंस होता ही है। एग्जैक्टली तुम देखोगे वो तो आप टिन वो का लिखे थे 232 सेम सर, इसलिए पूछ दिए। अभी हम लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे ये वाला? 232 लिखे थे। पहले भाई नहीं नहीं 232 था सर, अब चेंज हुआ। नहीं 272 ही लिखे थे। ठीक है, फिर मैग्नीशियम का 650 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। नोट हो गया? हो गया नोट? टंगस्टन लिखे हुए सर लास्ट में। हाँ, टंगस्टन। हो गया, मिटा दें? हो गया सर। चलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कोई भी मटेरियल में अगर हम कोई लोड लगाते हैं, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसका बिहेवियर, उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज पिक्चर में आता है, हम लोग उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आता है मेरा स्ट्रेंथ। तो अब हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नाम से ही पता चलता है मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब कि हम लोग उसमें बाहर से फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के कारण उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? ये होता है the ability of the material due to which it will resist the applied load without failure। इसके कहने का मतलब हो गया कि मान लो कोई एक मेरे पास रॉड है, किसी भी मटेरियल का रॉड बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग फोर्स लगाना चालू किए। इसका मतलब ये सपोज मान लो कोई रॉड तुम्हारा है, इसमें हम लोग क्या किए, ये दोनों साइड से टानना चालू कर दिए, टेंसाइल फोर्स लगाना चालू किए, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल जो है वो धीरे धीरे इलोंगेट होना चालू होगा, वो धीरे धीरे इसका इलोंगेशन चालू होगा, और एक टाइम आएगा जब ये कंटिन्यूसली हम लगाते जाएंगे। से देखो, हम इसमें कंटिन्यूसली जब लगाते जाएंगे तो ये वाला मेरा ब्रेक कर जाएगा कुछ टाइम बाद। तो स्ट्रेंथ इसका क्या होगा कि फेल्योर से पहले, बिना फेल किए, बिना टूटे हुए वो लोड को रेसिस्ट कर सके, उस एबिलिटी ऑफ मटेरियल को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। देखो, ये वाला जब हम टान देते थे ये तुरंत ब्रेक नहीं हुआ, जैसे जैसे हम फोर्स लगाना चालू किए तो एक टाइम आया उसके बाद वो ब्रेक किया। तो यानी तो वो जाहिर सी बात है वो इनिशियली वो रेसिस्ट कर रहा था, तो वही जो रेसिस्ट कर रहा था उस लोड को, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। जैसे कि हम ही लोग को कोई अगर मारता है तो एक टाइम तक होता है जब हम लोग सहते हैं, उसके बाद हम लोग का रिएक्शन आता है। तो वो जो सहने का कैपेबिलिटी है कि बाहर से जो कोई अप्लाइड लोड हो रहा है उसको सहने का कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, लिख सकते हैं आवाज साफ नहीं आ रहा है, कुछ पूछ रहे हो क्या?
आवाज साफ नहीं आ रहा, अगर कुछ पूछ रहे हो तो बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, देखो स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी मटेरियल का क्षमता, ठीक है। एबिलिटी मतलब उसका क्षमता, कि वो जो अगर उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उस फोर्स को रेसिस्ट कर सके। तो ये अगर कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसमें मानो ये मटेरियल है, हम इस दोनों को इसको टानना स्टार्ट किए, तो शुरू में जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये अभी रेसिस्ट कर रहा है, देखो, नहीं तो अगर रेसिस्ट नहीं करता तो ये तुरंत टूट जाता। अगर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं अभी तक, ये देखो धीरे धीरे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा, देखो एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा। तो उसका जो एबिलिटी है, कब तक वो रेसिस्ट कर पा रहा है बिना फेल हुए। तो अगर ये इसके पास कुछ स्ट्रेंथ नहीं होता तो हम फोर्स लगाते थे, तुरंत टूट जाता, लेकिन हम जब लगा रहे हैं तो देखो तुरंत टूट नहीं रहा है, मतलब इसके पास कुछ स्ट्रेंथ है तभी ये नहीं टूट रहा है, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब बाहर से अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को वो रेसिस्ट कर रहा है, मतलब उस फोर्स को वो अपोज कर रहा है बिना फेल हुए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। मतलब एक टाइम आएगा जब ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, उस टाइम भी उसका कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो हम लोग बहुत सारा स्ट्रेंथ देखेंगे आगे, मतलब बस ये समझना है कि अगर हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो मेरा मटेरियल उस अगर फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण रेसिस्ट कर रहा है, उसका अपना स्ट्रेंथ के प्रॉपर्टी की वजह से, उसके पास, उस मटेरियल के पास कुछ स्ट्रेंथ है जिस वजह से वो उस फोर्स को रेसिस्ट कर पा रहा है। अगर वो स्ट्रेंथ उसके पास नहीं रहेगा तो ये मटेरियल में ये मटेरियल बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसके पास स्ट्रेंथ ये बनेगा कब, जब इसके पास कुछ स्ट्रेंथ होगा। अगर स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा तो ये मटेरियल हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा आगे इसमें और पढ़ेंगे ये टॉपिक में, तो और क्लियर होगा। देखो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग ये करते हैं टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ अगर हमको पता करना है कि उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना लोड को सह सकता है, कितना लोड को रेसिस्ट कर सकता है बिना फेल हुए, बिना टूटे हुए, वो कितना लोड को रेसिस्ट कर सकता है, उसको जानने के लिए एक टेंसाइल टेस्ट हम लोग करते हैं। ये वाला जो टेस्ट है, एक मशीन होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक मशीन होता है, इसमें हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक मेरा इस शेप का स्पेसिमेन देगा, इस शेप का हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या किए कि ये वाला जो एंड है, ये हम लोग मशीन का एक जॉ रहता है उसमें फिक्स कर देते हैं, और दूसरा जो है वो इधर फिक्स कर देते हैं। और क्या करते हैं, ये मशीन का ये दोनों जॉ को टानते हैं हम लोग, इधर खींचते हैं, ये इधर खींचेगा और ये इस साइड खींचेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मटेरियल जो है वो स्ट्रेस होगा, ये इधर जाना चाहेगा, इसका कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर जाना चाहेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जाना चाहेगा, और जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएंगे, ये जो मटेरियल है ये लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं मशीन में, तो हम लोग को देखो, उससे पहले एक हम दो टर्म समझा देते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। देखो ये अगर मेरा एक मटेरियल है, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड से हम इसको खींच रहे हैं, तो अगर हम मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाए, एटम्स के पास जाए, तो पता चलेगा, देखो कुछ ऐसा होगा। यहाँ का जो यहाँ पे जो एटम्स होगा वो इसको रेसिस्ट करेगा, इस फोर्स को। ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को कोई एक फोर्स रेसिस्ट करेगा, ठीक है। ये वाला फोर्स, क्योंकि हम ही लोग में अगर कोई मेरा हाथ ही पुल करे तो मेरा हाथ तुरंत तो खिंचाएगा नहीं, यानी कि जो अगर पुल कर रहा है उसको वो कोई मेरा हाथ रेसिस्ट कर रहा है, मेरे हाथ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसको रेसिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो फोर्स है, इसके जो अंदर मटेरियल्स है, मटेरियल के अंदर क्या एटम्स है, एटम्स जो है वो इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में। और उसी तरह ये वाला जो पार्ट है, ये हम एक क्रॉस सेक्शन काटे हैं यहाँ पे, इधर जो फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स को भी ये रेसिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में। और कब तक रेसिस्ट करेगा,
जब तक कि ये टूट ना जाए, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है वो मेरा इससे कम पड़ जाएगा, तब ये मटेरियल मेरा टूट जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये रेसिस्ट कर सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा, मान लो कि ये तुम्हारा फोर्स P है और इस मटेरियल का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमारा A है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि एक अगर हम जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है, इस बुक का क्रॉस सेक्शन अगर तुमको पता करना है कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो इस साइड देखो, इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये वाला होगा। देखो, क्रॉस सेक्शन पता करने के लिए तुम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा है। तो ये अगर तुम्हारा एक मटेरियल है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होगा, लेंथ के अलोंग, तो लेंथ का डायरेक्शन कौन सा है, ये तुम्हारा लेंथ हो गया, ये तुम्हारा हाइट हो गया, और ये तुम्हारा विड्थ हो गया। तो ये वाला जो तुम्हारा है वो लेंथ का डायरेक्शन है। तो लेंथ के डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर एरिया होगा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। और ये वाला तुम लोगों को देखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगुलर लग रहा है। तो ये जो हो गया, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो ये रेक्टेंगल का कुछ अपना एरिया होगा, वही एरिया को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर से इसको पुल कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इसको रेसिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। और वही यहाँ पे डिवाइड में होता है। तो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया, वो हमारा स्ट्रेस डिफाइन होता है। और स्ट्रेन क्या होता है कि अब जैसे देखो, इसमें हम फोर्स लगाना स्टार्ट किए, तो क्या होगा, पहले इतना मटेरियल था, यहाँ जब हम फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी भी फोर्स लग रहा है, फिर और आगे हम फोर्स लगाएंगे तो ये और लंबा होते जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किए और यहाँ तक लगाए, तो कितना इसमें देखो, इतना जो है लेंथ में बढ़ गया, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये इसका लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो स्ट्रेन जो डिफाइन होता है, वो लेंथ में कितना चेंज हुआ, पहले लेंथ कितना था, इतना था, अभी लेंथ इतना है, तो चेंज कितना हुआ, ये वाला। तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि ओरिजिनल लेंथ कितना था इसका, यहाँ से यहाँ था, ठीक है। मान लो इसको L है, और जो फाइनल लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, L हो गया, और ये मान लेते हैं हम लोग डेल्टा L, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा L चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे L है, ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक। ये स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया उसका कितना है। और स्ट्रेन डिफाइन होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि हम ही लोग पे अगर कोई मारना चालू करेगा तो हम लोग पे स्ट्रेस आएगा या नहीं। वो हम लोग एक फिजिकल स्ट्रेस हो गया कि हम लोग को कोई अगर मार रहा है, या फिर मेरा हाथ ही कोई पुल कर रहा है, तो हाथ अगर पुल कर रहा है हाथ में स्ट्रेस आएगा। उसी तरह मटेरियल को भी अगर हम पुल कर रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रेस आएगा। तो वो स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, फोर्स पर यूनिट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ठीक है। उसी तरह स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, उसका लेंथ में कितना चेंज हो रहा है बटा उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग टेंसाइल टेस्ट में क्या करते हैं। ये जो हमारा स्पेसिमेन है, ये जो हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, इसमें जब हम फोर्स स्टार्ट लगाना चालू किए तो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे इलोंगेशन होना स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा लंबा होते जाएगा। लंबा होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें अब स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। तो जो मशीन हम लोग मशीन में जो सेटअप करते हैं
वो क्या करता है, उसमें एक स्ट्रेन गेज लगा होता है, स्ट्रेन को मेजर करने के लिए स्ट्रेन गेज लगा हुआ होता है। वो स्ट्रेस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको ये पता है हम कितना लोड लगा रहे हैं और इसका एरिया कितना है ये भी हमको पता है, तो स्ट्रेस निकाल लेंगे। और स्ट्रेन, अब जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन हम लोग ये जो कितना लेंथ में चेंज हो रहा है वो हम लोग देख लेंगे कि इतना लेंथ में चेंज हुआ, वर्नियर कैलिपर सबसे मेजर करेंगे, आगे पढ़ोगे तुम लोग वर्नियर कैलिपर क्या होता है, माइक्रोमीटर, वो सबसे चेंज को मेजर कर सकते हैं और उसके बाद उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको स्ट्रेन का वैल्यू दे देगा। अब कंटिन्यूअसली हम लोग लोड को बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअसली इसको हम लोग पुल कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसका लेंथ भी चेंज कर रहा है, तो इससे हम लोग का क्या होता है, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ बन जाता है। ठीक है, देखो तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग स्ट्रेन को रखते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस को रखते हैं। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअसली फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, और ये मेरा जो है वो स्ट्रेन भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जो डेल्टा एल है चेंज लेंथ का वो बढ़ते जा रहा है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल किसको बोलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो ग्राफ होता है ये डक्टाइल मटेरियल का होता है। अब इस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से जब हम यहां तक जा रहे हैं, देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, यहां तक स्ट्रेट लाइन गया है, उसके बाद यहां से थोड़ा दूर तक एक और पॉइंट आता है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट है और उसके बाद ये नीचे चला जाता है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, हम लोग यहाँ पे बहुत सारा टर्म डिफाइन करेंगे। इस पॉइंट को जहां तक ये ग्राफ मेरा लीनियर है, देखो स्लोप तुम लोग पढ़ रहे होगे मैथ में, स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं मेरा ये जो वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का क्या स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट है, और जहां तक ये कांस्टेंट है, लाइन लीनियर है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। हम सादा लिखवाएंगे इसलिए अभी बस समझते जाओ। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब कि प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट है जहां तक मेरा जो मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या हो गया, पॉइंट up to which a stress strain graph is linear। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो इसके इनिशियली हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है, और एरिया मान लेते हैं इसका कितना है 50 है mm² है। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा मेरा 1/50 MPa, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm²। ठीक है, अब फोर्स क्या किए हम बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिए, उसके बाद फोर्स बढ़ा के 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, एरिया मेरा सेम है, ओरिजिनल एरिया को। ठीक है, फिर हम लोग इसको 5 न्यूटन किए, तो इधर से क्या होगा, हमको स्ट्रेस का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू को हम लोग इधर रख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मान लो तुम्हारा y वैल्यू है, और उसी तरह इलोंगेशन क्या होगा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू मान लो तुम्हारा x है, तो जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं उस वक्त थोड़ा सा इलोंगेट किया, उस वक्त मेरा स्ट्रेन का कुछ वैल्यू आएगा, फिर जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाए उस टाइम स्ट्रेन का कुछ वैल्यू होगा, 3 न्यूटन का उस टाइम कुछ होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ग्राफ प्लॉट। ठीक है, तो जब ये ग्राफ प्लॉट किए तो हम लोग देखते हैं कि कुछ दूर तक ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन जाता है, लीनियर होता है, और जहां तक वो स्ट्रेट लाइन जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, नाम से पता चला प्रोपोर्शनल, मतलब x और y जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब कि वो लीनियर है। ठीक है, तो पॉइंट अप टू विच स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज लीनियर इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा है ये स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है इसको हम लोग ई से लिखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक। सिग्मा और ई का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि सिग्मा को हम बढ़ाएंगे ई का वैल्यू बढ़ेगा, सिग्मा को बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं हमारा स्ट्रेन भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे EL इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखो जब मटेरियल को हम खींचना स्टार्ट किए तो एक अगर हम मटेरियल को यहाँ तक खींचते हैं, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा खींचे और उसके बाद उसको छोड़ दिए, मतलब इसको मान लो कोई मटेरियल है उसको हम खींचना चालू किए, थोड़ा सा लगाए लोड और छोड़ दिए वो लोड को हम हटा दिए, तो क्या होगा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ तक भी खींचेंगे तभी ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ तक खींचेंगे तभी ये वापस आ जाएगा, यहाँ तक जब हम खींचेंगे ये पॉइंट तक जो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक खींचने पे ये अपना वापस शेप को गेन कर लेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। हम लोग आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, वो इसी पे बेस्ड होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, मतलब ऐसा पॉइंट जहां तक अगर हम लोग लोड लगाते हैं मटेरियल में तो वो जो है वो डिफॉर्म होगा, लेकिन अगर हम लोड को छोड़ देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, ठीक है। वैसा पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब कि इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक अगर हम मटेरियल में लोड लगाते हैं तो वो स्ट्रेच होगा, लेकिन अगर हम लोड को रिलीज कर दें, लोड को छोड़ दें तो वापस अपने शेप में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और ये किस प्रॉपर्टी के कारण आता है, मटेरियल का एक अपना प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी, आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी के बारे में। वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से वो अपना शेप को रीगेन कर लेता है, ठीक है, वापस अपने उसी शेप में आ जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा इलास्टिक लिमिट। अब एक पॉइंट आता है इसमें, सर फिर से क्या चीज, फिर से बतलाइए सर। देखो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ। कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है, हम उस मटेरियल में लोड लगाना स्टार्ट किए, लोड लगाना बाहर से फोर्स लगाना स्टार्ट किए, वो फोर्स लगाने की वजह से उस देखते हैं वो कब तक उस मटेरियल, वो जो मटेरियल है वो कब तक उस लोड को रेसिस्ट कर सकता है, मतलब एक टाइम आएगा जब वो फेल कर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उससे पहले तक वो जब तक रेसिस्ट कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसी प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मटेरियल जो है वो बाहरी फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है, उसको रेसिस्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या किए, अब कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है ये पता करना है कि ठीक है आयरन एक मेरा मटेरियल है, इसमें हम कितना फोर्स लगाएं, अगर एक इसका एरिया आयरन मटेरियल हमारा अरे म्यूट करो। नहीं पड़ता ही नहीं भाई अपना म्यूट करो। आयरन एक मेरा मटेरियल है, उसका अगर मान लेते हैं आयरन का मटेरियल एरिया ए है, ठीक है, हम इसमें कितना फोर्स लगाएं, फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए। सर म्यूट करवाइए ना। सब लोग म्यूट कीजिए। कुछ लग रहा लोग तो छुट्टी अमित रंजन है सर। ठीक है चलो आगे देखो। एक हमारा कोई भी घर बना हुआ था तो उसमें कोई बीम लगा हुआ था, या फिर कोई ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज बना हुआ है तो उसमें कोई भी आयरन का सपोज रॉड लगा हुआ है, तो उस जो ब्रिज में कितना लोड आना चाहिए ताकि वो फेल ना करे, मतलब उसका उस मटेरियल का स्ट्रेंथ तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि हाँ इस मटेरियल का इतना स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा अगर हम कुछ डाल देंगे, इससे ज्यादा अगर लोड उसमें पड़ जाएगा तो वो मटेरियल में टूट जाएगा,
इसलिए कोई भी मटेरियल का हम लोग को स्ट्रेंथ पता करना रहता है कि इसका स्ट्रेंथ कितना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक टेंसाइल टेस्ट करते हैं। वो टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं कि एक इस शेप का स्पेसिमेन होता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ये वाला और ये वाला एंड को फिक्स कर देते हैं और उसको हम लोग पुल करते हैं इस तरह से, ठीक है। एक एंड ऊपर फिक्स है, एक एंड नीचे फिक्स है, हम लोग ऐसे पुल कर रहे हैं। जैसे जैसे पुल करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कारण उसका इलोंगेशन भी होते जाएगा, वो धीरे धीरे लंबा होते जाएगा। और लंबा होते होते, लेकिन देखो इस पॉइंट तक जब हम उसको कंटिन्यूअसली खींच रहे हैं तो थोड़ा दूर हम सपोज हम थोड़ा दूर खींचे और उसको छोड़ दिए तो वो क्या होगा, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर थोड़ा दूर, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अगर हम खींचेंगे उसको तो वो फिर वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा, उसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आ जाएगा। तो वही जो जिस पॉइंट पे हमारा मटेरियल जो है वापस अपने शेप को गेन कर सकता है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट हो गया जहां तक ये वाला जो ग्राफ है ये लीनियर होगा, मतलब अगर हम सिग्मा बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो मेरा स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन ये वाला वो पॉइंट होता है जहां तक हमारा, अगर हम मटेरियल को यहाँ तक खींचे, यहाँ तक कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ सिग्मा का वैल्यू है और यहाँ पे कुछ स्ट्रेन का वैल्यू है, यानी स्ट्रेस का वैल्यू अगर इतना है और स्ट्रेन का वैल्यू इतना आ रहा है, अगर हम इस पॉइंट पे जाके ये लोड को हटा देते हैं तो ये वाला जो मटेरियल है वापस अपने शेप पे आ जाएगा। मतलब कि अगर ये यहाँ मान लो ये वाला मटेरियल था, इसमें हम फोर्स लगाएं और ये वाला यहाँ तक पहुंच गया, इसमें एलोंगेशन हो गया। अब हम क्या किए, ये वाला लोड को हटा देते हैं मटेरियल में, यहाँ पे जो लोड लग रहा है इसको हम हटा देते हैं तो ये क्या होगा, वापस ये अपने शेप पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स को इस पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन का अगर हम इसमें फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल लंबा होगा। अब जब हम ये वाला न्यूटन, ये जो फोर्स है ये छोड़ देंगे तो ये मटेरियल वापस इस पॉइंट पे नहीं आएगा, ये इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन रह जाएगा, ठीक है। इसी को ये वाला इलोंगेशन, तो ऐसा पॉइंट जहां तक अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल जो है वापस अपने शेप में आ जाता है, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और ये जो क्यों वो अपने शेप में आ रहा है, इसका एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने शेप में आ रहा है। ये हम लोग आगे प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी हम लोग स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, आगे इलास्टिसिटी पढ़ना है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हम खींचे तो यहाँ तक वो अपने शेप में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये जो है उसमें डिफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मटेरियल डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म। अब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, उसका डिफॉर्मेशन होते जा रहा है। वो डिफॉर्म, अब अगर हम यहाँ पे ला के यहाँ पे अगर हम छोड़ दें, लोड को यहाँ पे हटाएं तो ये मटेरियल वापस यहाँ नहीं आ पाएगा, इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अगर हम यहाँ पे पहुंच गए फिर यहाँ के बाद अगर हम चले गए तो मटेरियल टूट जाएगा। अगर हम फोर्स यहाँ तक लगाते हैं, ऐसा पॉइंट तक लगाते हैं कि वो मटेरियल इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, अल्टीमेट अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इससे थोड़ा सा भी आगे जाएंगे फिर मटेरियल को बचा पाना मुश्किल है, वो टूट जाएगा फिर। तो इसलिए मटेरियल का अल्टीमेट है। तो ये वाला स्ट्रेंथ हम लोग पता करना चाहेंगे कि ये वाला स्ट्रेंथ किसी मटेरियल का कितना है। जैसे स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है वो जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही स्ट्रेंथ का यूनिट होगा। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो मान लो कोई मटेरियल का स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक 1 एमएम स्क्वायर का एक मटेरियल लो, मान लो ये एक मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 एमएम स्क्वायर है। इसमें अगर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, अगर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल जो है वो अपना अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर हम इससे 100.01 भी कर देते हैं तो ये मटेरियल मेरा टूट जाएगा, ठीक है। ये मटेरियल को फिर बचा पाना पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट से अगर हम क्रॉस कर गए तो इस मटेरियल को बचा पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हमको पता चल गया कि इस कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ इतना है, हम इससे अगर ज्यादा उसमें लोड डाल देंगे तो वो टूट जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला टॉपिक समझ में आया? यस सर। हम लोग Yes, sir. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। ये स्ट्रेंथ टॉपिक है। कोई भी मटेरियल का अपना स्ट्रेंथ होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन भी हो गया तो उसका भी एक स्ट्रेंथ है। उसको पीटना चालू करो तो एक लिमिट तक ही वो होगा, उसके बाद वो मर जाएगा, वो फेल्योर पॉइंट हो जाएगा। उसी टाइप से मटेरियल का भी है कि मटेरियल को अगर हम लोड लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई भी मटेरियल अगर कहीं यूज के लिए लगा हुआ, ब्रिज में बहुत सारा मटेरियल लगा हुआ होता है, ब्रिज में गाड़ी चल रहा है तो उसके कारण उसमें लोड पड़ रहा है, वो लोड का एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा गाड़ी आ जाएगा कि वो मटेरियल टूट जाएगा। हो गया, ठीक है, कि वो कब तक रेसिस्ट कर सकता है उसको। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है सर? अभी मटेरियल साइंस चल रहा है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ जो टॉपिक है वो